Good afternoon, everybody. This is one of our concluding sessions. Let us not call it a concluding session, but definitely this was our first set of webinar Zoom sessions done on para sports awareness, and we spoke about different sports. We spoke about the sports sciences around it, and we also learned कि इस न्यू नॉर्मल में कोविड-19 में एक दूसरे से मिलने का तरीका, एक दूसरे को रीच आउट करने का तरीका, ये जो वेबिनार, ये जो जूम मीटिंग्स हैं, ये हम लोगों ने सीखा। मेरे लिए खुद ये बहुत पहली बार था और इस तरह इसको होस्ट करना, शायद मुझे भी इतनी नॉलेज ना होती अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता पैरालंपिक बिहार कमेटी का। शिवाजी सर ने पहली जूम मीटिंग को इनिशिएट किया और संदीप कुमार, जिन्हें मैं प्यार से सैंडी कहती हूँ, उनका अगर मुझे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना ये वेबिनार्स को स्मूथली कंडक्ट नहीं कर पाती। और ये बहुत जानना जरूरी है कि संदीप कुमार खुद एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट रहे हैं और नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी भी हैं। और अगर मैं इनके रेज्यूमे को देख रही हूँ तो ये अपने आप में बहुत ही इलस्ट्रेटेड है। इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी में उन्होंने काम किया है, नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर का। पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार में वो स्टेट स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रहे हैं और अभी भी हैं। स्पेशल ओलंपिक्स बिहार में भी स्टेट स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे हैं 2015 से और अभी भी अपनी भागीदारी वहां पर दे रहे हैं। अकेडमी ऑफ जिम्नास्टिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है सैंडी का कि जिम्नास्टिक्स में वो फंडर एंड कोच भी रहे हैं, एकेडमी ऑफ जिम्नास्टिक्स में डायरेक्टर हैं 2009 से अब तक। ओ माय गॉड, ही इज मैनेजमेंट एंड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन कोचिंग। इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में अगर हम उसको देखें तो उन्होंने आईवास वर्ल्ड गेम्स ताइवान में पार्टिसिपेट किया है और ताइवान मेरा भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टूर था टू सी व्हाट एथलेटिक्स इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हेन आई हैड मेट संदीप, एंड एवर सिंस years, almost 13 years, over a decade, I have known him. A wonderful para athlete, and he has been participating in long jump, high jump, 4x100 relay. He has been also a 100-meter runner and also junior national athletics championship got medals in javelin. His participated in cricket tournament for the disabled. He has also been a cricketer. Oh my god, his resume is never ending, and his coaching experience is also amazing. He has been a coach in special athletics. He has also been a coach with unified sports and coaching in gymnastics, being a para athlete and gymnastics. And this is amazing. And he's also been a yoga instructor, has done his yoga diploma. I can't go through his profile, it's very vast. Seems like a young little man, but wow, chota packet bada dhamaka. So Sandy, I would like you to come on screen. Yes ma'am. Welcome Sandeep, the director of sports. I always think of you as a small child, like how I was calling Pooja Agarwal yesterday, क्योंकि तुम बहुत छोटे मुझे मिले थे, लेकिन इन 13 सालों में आपने बहुत तरक्की की है, आपने बहुत सुंदर बेहतरीन काम किया है और हमको ये टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए थैंक यू सो मच। आई वांट टू हियर यू आल्सो, आपको कितना अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा मैम, और सबसे ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है मैम, बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनको भी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। मेन मुख्यतः जो हमारे गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं उनको नहीं पता कि पैरा स्पोर्ट्स क्या है, जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है। उनको लगता है कि ऐसे ही चले जाते हैं और खेल के कैसे भी मेडल ले आते हैं, इन लोग ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा बिहार का देखे तो हम लोग का जब एक बहुत ही रेपुटेटेड स्पोर्ट्स अवार्ड होता है यहाँ पे, खेल सम्मान जिसको बोलते हैं, शरद हम लोग के बिहार का ही एथलीट है और उसको पिछले साल 50 लाख रुपया मिले थे उसको सिल्वर मेडल जीतने पे।
तो उन लोग को लगता है कि वर्ल्ड ऐसे, चैंपियनशिप का मेडल लेकर आए थे। जी मैम, तो उनको 50 लाख रुपया हाई मिला। जंपर है F42 कैटेगरी हाँ, में। F42 का, यहीं से मैंने ही उनको लिंक करवाया था मैम बलवान सिंह से। तो अच्छा, हाँ, तो इन लोगों को लगता है अभी इन लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अभी हम लोग जो वेबिनार्स कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, और ये देख रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है, और कितना दमखम और कितना कॉम्पिटेटिव कंपटीशन है ये पैरालंपिक जो हमारा स्पोर्ट्स है वो। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और अ, एक और बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैम क्योंकि आज का लास्ट सेशन है। तो कभी मिलेगा तो मैं भी, मेरे पास भी है बहुत सारे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना चाहूंगा। नहीं नहीं, हम आगे वॉलंटियर्स चाहेंगे जो हमारे को, जैसे दबा सर ने अभी हमें बताया कि वो पोस्ट लॉकडाउन तो स्पोर्ट्स सिनेरियो पे कुछ कहना चाहेंगे, हम उनको भी सुनना चाहेंगे, आपको भी सुनना चाहेंगे। जी मैम, तो बस जी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा क्योंकि कल योगा का था मैम, और हम लोग योगा की बात कर रहे थे। तो मैं खुद भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने ठीक। ट्रेनिंग ली है, और मैं एडवांस योगा करता हूँ। तो एक इंसिडेंट हुआ था मैम, एज अ पैरा एथलीट। मैं 2017 में पार्कोर होती है मैम, जिम्नास्टिक्स एक पार्कोर भी होती है, पार्कोर मैं दिखाऊंगा आपको। तो पार्कोर मैं कर रहा था मुंबई में, ये ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस समय मैंने देखा नहीं, और बारिश हो गई थी। तो एक सीढ़ी से मुझे जंप करना था कहीं पे। तो मैंने जंप किया, तो जो मेरा L6 था उस पे बहुत भयानक ये चोट लगा था, जिसे मैं उठ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसा कि बात कर रही थी कल प्रज्ञा जी बात कर रही थी कि लचीलापन होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इतना फ्लेक्सिबल था कि मैम उसी शाम में मैम, वो बहुत डेंजरस हो सकता था लेकिन उसी शाम में मैं खड़ा हो पाया था, और मेरा ये जो स्पाइन है वो बच गया था। तो वो बस जिम्नास्टिक्स के कारण ही बच गया था मैम, बहुत ही डेंजरस था। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो क्लिप दिखाऊंगा मैम, थोड़ा आप सा। बिल्कुल, वी वांट टू सी दैट जी डेफिनेटली। जी जी मैम, थोड़ा सा है मेरा जिम्नास्टिक्स का, और ये बनता है। जरूर सैंडी, एवरीबॉडी इज एन इंस्पिरेशन। और ये LNIP का है, मैं वहाँ कुछ दिनों प्रैक्टिस किया था मैं वहाँ पे। और ये शुरुआती दिनों का वीडियो, अभी कुछ नहीं था मेरे कंप्यूटर में, ऑफिस में हूँ इसलिए आपने सोचा तो वीडियो। वाह, ओ माय गॉड। और ये जब है जब आपका एक पाँव में पोलियो का असर है? नहीं नहीं, ये पोलियो नहीं है मैम, मेरा जन्म से ही ऐसा ही था ये पाँव। अच्छा, सो इट्स अ कंजेनाइटल हाँ, डिफॉर्मिटी ऑफ द कंजेनाइटल। लेग। जी जी तो आपका जो एक पाँव है वो घूमा हुआ है और एंकल मुड़ी हुई है। जी तो जी कौन सी मैम, कैटेगरी में आप क्वालिफाई? 44, मैं 44 में खेलता था मैम। राजेश का जैसा, राजेश का लेग है ना, बस जी वैसा ही है मेरा। जी, बट हैट्स ऑफ, व्हाट एन इंस्पिरेशन। मैंने कहा है कि आप पैरा स्पोर्ट्स से जुड़े किसी एक व्यक्ति को भी उठा लो और उसकी जिंदगी से आप ढेरों इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बहुत सुंदर मौका है कि मैं अब पैरालंपिक कमेटी में खेलने से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में ध्यान देने वाली हूँ। तो मैं ढेरों एथलीट से मिलूंगी और जी कंटिन्यूअसली इंस्पायर होती चली जाऊंगी। और अब मैं स्क्रीन पे लाना चाहूंगी हिमानी पुरी जी को। विद अ बिग थैंक यू टू यू सैंडी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज वेबिनार्स। और आप खुद इतना जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से और पैरा स्पोर्ट्स से, वो पैशन आपका दिखा क्योंकि निस्वार्थ भाव से लगातार 16 दिन तक आप बिल्कुल टाइम पे सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। थैंक यू सो मच। एंड ऑन स्क्रीन वी वेलकम हिमानी। Himani Puri is Masters in Nutrition, Dietitian and Sports Nutrition Advisor. She is the Acting Executive Director, FSN Fitness Sports Nutrition.
a core group of Indian Association for parenteral and enteral nutrition. इसके बारे में मैं पूछूंगी. This is a new word for me, Himani ji. Right. She's a merit holder throughout at the graduate and post-graduation level, experiences of 14 years, and work profile includes associated with athletes across India and participations at Youth Olympics and national level. Nutrition consultant for para archers Jyoti Balan and Rakesh Sharma, working with sprinter Nisar Ahmed, shot put athlete Parth Lakra, also associated with Master Mata Vaishnav Devi Archery Academy and Ashoka Archery Academy. Her associations with Chhatrasal Stadium, New Delhi, and Meenatai Thakre Stadium, Nasik in Mumbai are noteworthy. She was recognized for efforts in sports nutrition by NYCS at the Khelo India held in 2019, worked with GAIL India for the Speed Star project and ONGC Hero Ki Khoj Mein training sessions for athletes. Have also had done nutrition training sessions with Mumbai Pro Kabaddi team. Wow. Mumbai, these Pro Kabaddi में एक बार national anthem मैंने भी गाया था, which was the craziest moment for me. Wow. And Sattva NutriCare is, I think, under the name which you have sent emails to me, and that is you podcast. Welcome so much, Himani. We are so looking forward to your session. This is last but not the least of this particular series, and over to you, Himani. Heartiest welcome. We have Himani. Yeah. Yeah. Am Hi. I audible? Yeah, Yeah. you are. Yeah, now you are. Let's go. So I said I hope I do justice. जो आपने इतने अच्छे wonderful sessions किए हैं over the weeks, so they end up with a good session today, right? So मैं अपना share करती हूँ screen पहले. मैम screen viewable है? बिल्कुल है. Very good. हाँ जी, go ahead. So first of all, thank you PCI and Deepa Malik ma'am for giving me such a wonderful platform to share my thoughts in nutrition, and it's really an honor to be here amongst all of you. तो आज का जो सेशन है ये सिर्फ एथलीट्स की नहीं है के लिए ही नहीं है, तो ये कोच के लिए भी है, एंड आई होप कि आज सेशन एंड होने के बाद आप लोग यहाँ से कुछ नया सीख के जाओगे. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, थोड़े क्लासरूम एटिकेट्स. माइक साइलेंट पे चाहिए. आई होप आप लोग लॉग इन करके सो नहीं जाएंगे या अपने सोशल मीडिया में बिजी नहीं हो जाएंगे. ध्यान देना है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसके ऊपर. तो पहले मैं शुरू करना चाहूंगी फूड से. जब भी हम खाने के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. हमें ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से हमें परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ये डोप में तो नहीं आता है, ज्यादा खाया तो क्या होगा, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, खाना खाते समय फ्रूट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. तो ये सब क्वेश्चंस जो है मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी यहाँ पे जब हम स्लाइड्स में जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे. तो कैसा होता है, फूड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर एक जने का अपना एक ओपिनियन होता है. कुछ पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, कुछ कहीं से सुने हुए ओपिनियंस होते हैं, बट हमें हमेशा एक प्रोफेशनल के से इसके बारे में जानकारी लेना ज्यादा बेटर रहता है. जैसे अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, आपको सप्लीमेंट्स कहीं पे भी मिल जाएंगे, पर जहां तक हो सके आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो आपने विद प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डाइटिशियन या डॉक्टर ही लेना चाहिए. क्यों, वो मैं आगे आपको बताऊंगी. तो जब हम पहले फूड की बात करते हैं, फूड का हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है. तो पहला जो उसका रिलेशन है हमारी बॉडी से वो होता है फिजियोलॉजिकल. हमारा जो फिजियोलॉजी वेलबींग है वो हमारे फूड से बहुत इन्फ्लुएंस होती है. हमने कितनी क्वांटिटी में खाया, हमने कैसा खाना खाया और किस टाइम पे खाया, उससे हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन डिटरमाइन होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ डिटरमाइन होती है. हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं जैसे कि एनर्जी का या ब्लड फ्लो का, इन सब के लिए हमें जो ताकत मिलती है वो हमें फूड से ही मिलती है. तो फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, वन. सेकेंड है साइकोलॉजिकल सिस्टम. एक इमोशन रिलेशन भी है फूड का हमारे साथ.
जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में, तो हम वहाँ पे केक कट करते हैं, या आप किसी एनिवर्सरी में जा रहे हो तो वहाँ पे भी हम केक कट करते हैं। जब हम मूवीज देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं। कोई भी मूवी पॉपकॉर्न के बगैर कंप्लीट नहीं होती है। या फिर जब हम कोई मेडल जीत के आते हैं या हम एग्जाम में पास होते हैं, तब भी हम मिठाई या पेड़े बांटते हैं। तो फूड हमारे एक्सप्रेशन ऑफ लव, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस को भी दिखाता है। इसके अलावा जब हम कहीं इवेंट में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेरियन हो और जब आप इवेंट में गए हो, वहां पे आपको पता चला कि ब्रेकफास्ट में तो वेज ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल था, सिर्फ नॉन वेज रखा था, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलने का जो एक दुख है वो अलग, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। उसके अलावा खाना नहीं खाया है तो उससे जो एनर्जी लैक होती है वो भी नहीं मिल पाती है। तो इमोशनल ड्रामा होने की वजह से भी वहां पे हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो इफेक्ट हो जाता है। और तीसरा रिलेशन आता है वो है कॉग्निटिव का। तो जो भी हमारा ब्रेन फंक्शनिंग है वो हमारे कॉग्निटिव ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा? जो हम खाना खाने वाले हैं उसमें से। तो ये तीनों सिस्टम जो है ये मिला के हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और ये तीनों सिस्टम्स का जो मूल कनेक्शन है वो है फूड। तो जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो जो दूसरा वर्ड ध्यान में आता है इम्पोर्टेंट वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का बेसिक फोकस क्या है? तो हमने ओवर लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना चाहिए। पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन थोड़ा उससे फर्क है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारा फोकस होता है हाइड्रेशन के ऊपर, फ्यूलिंग ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव रिकवरी। तो पैरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है? पैरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से थोड़ा सा अलग है। कैसे? वो हम आगे देखेंगे। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे मील टाइमिंग्स रेगुलर हो, हम जो खाना खा रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, रात को लेट खाना नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट रेगुलर टाइम पे करना है, कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे डाइट में हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, और वाटर इनटेक हम रेगुलर रखें। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या करता है? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारा फोकस होता है कंपटीशन के दिन पे हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमल हो, हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन जो हो वो बैलेंस्ड रहे, हमारा हेल्थीनेस और वेलबींग जो है वो मेंटेन रहे। इलनेस अगर इंजुरी किसी एथलीट में हो गई है तो जो उसका रिकवरी टाइम है वो हम मिनिमाइज कर सके, और इसके अलावा जो हम खाना खाने वाले हैं वो हम एंजॉय करें। तो ये तो हुई न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात। तो पैरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमें किन चीजों पे ध्यान देना है? तो इसमें हमें एडिशनल कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि अगर कोई इम्पेयर्ड मसल पावर है, हमें उस पे फोकस करना है व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। अगर आपका इम्पेयरमेंट की वजह से जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कहीं पे इफेक्ट हो गया है, उस पे ध्यान देना है। लिम्ब डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन भी चेंज हो जाता है, हमारा कैलोरी इनटेक, कैलोरी एक्सपेंडिचर चेंज हो जाता है, वो हम न्यूट्रिशन में यहाँ पे ध्यान देते हैं। साथ में अगर हमारे किसी लिम्ब में डिफरेंस है, स्पेशली अगर हमारे लोअर लिम्स में डिफरेंस है, तो वो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट स्टेचर है, ड्वार्फिज्म है, तो वो भी हम एड्रेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द एथलीट। तो जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन हमें मिलता है 6 न्यूट्रिएंट्स है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें मदद करते हैं। तो जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी में हेल्प कर रहे हैं वो है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हम जब भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलती है एटीपी से। तो एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको हम टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हमारी मसल्स में होते हैं। जब भी हम एनर्जी कर रहे हैं तो ये एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एटीपी मॉलिक्यूल है जब ये एनर्जी रिलीज करता है, इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ और बिना ऑक्सीजन दोनों में फंक्शन करता है। कैसे? वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से वो जाके एक फास्फोरस मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और एडीपी वापस के एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है।
तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है, बिकॉज हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उसका जो क्रूक्स है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के। सबसे पहला है फॉस्फेजन, जिसको हम एटीपी क्रिएटिनिन भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम है एनारोबिक, जो कि ग्लाइकोजन पे डिपेंड करता है। और तीसरा है ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि ह्यूमन बॉडी कैसे स्विच ओवर करती है एक एनर्जी सिस्टम से दूसरे एनर्जी सिस्टम में। तो जो पहला एनर्जी सिस्टम है जिसको हम एटीपी कहते हैं, उसमें रेडी एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है 15 सेकेंड्स के लिए। तो हमें एटीपी में से जो एनर्जी मिलने वाली है वो सिर्फ पहले 15 सेकेंड मैक्सिमम मिलती है, जो इम्पोर्टेंट है स्प्रिंटर्स के लिए, या फिर जहाँ पे इंटेंस वर्क होता है, जैसे कि शॉर्टपट है या जेवलिन थ्रो है। जैसे दीपा मलिक मैम भी हैं, जब वो शॉर्टपट कर रहे हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो एक सडन स्पॉट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए होती है बॉल थ्रो करने के लिए। तो वो जो एनर्जी हमें वहां पे मिलने वाली है वो एटीपी से मिलेगी। जब हम 15 सेकेंड्स के बियॉन्ड जाते हैं तो बॉडी का स्विच ओवर हो जाता है एटीपी से ग्लाइकोलाइसिस में। और जब ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्जन होता है तो वहां पे यूज होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो हमारे मसल्स में स्टोर होता है। एक ह्यूमन बॉडी अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करके रख सकती है। और अगर हमने इन सब के टाइम पे प्रॉपर ट्रेनिंग किया है तो हम इसको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। ये लास्ट करता है 60 सेकेंड्स तक। और फिर इसके 60 सेकेंड्स के बियॉन्ड जो सिस्टम यूज होता है वो है ऑक्सीडेटिव, जो हमारा फैट स्टोरेज होता है उसके ऊपर। तो जैसे कि आप देखोगे जो पहला वाला है एटीपी, उसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। सेकंड ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी रिलीज थोड़ा कम होता है। ऑक्सीडेटिव में उससे थोड़ा सा कम होता है, बट उसका फायदा ये होता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। बट एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे अब मैं ऑक्सीडेटिव एनर्जी यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं एंड्योरेंस फेज में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत देर बुलना है। और इसके लिए साथ साथ में पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो थर्मल रेगुलेशन नहीं होगा और उसकी वजह से जो एनर्जी बर्न अप हो रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटा समराइजेशन किया है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इवेंट हम खेल रहे हैं और उसके हिसाब से हमें कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो आई होप ये आप सबके लिए इजी हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशंस का एक कॉपी मैंने मैम को दिया है, वो आप उनसे ले सकते हो। उसमें से आप आपके परफॉर्मेंस इवेंट के हिसाब से आप आपके सिस्टम को ट्रेन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एनर्जी सिस्टम यू आर यूजिंग। तो ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। तो कार्ब्स और प्रोटीन्स जो है ये दोनों ही एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। बट ह्यूमन बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और जैसे मैंने बताया कि हमें जो ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज है वो ब्रेन यूज करता है एनर्जी के लिए। दूसरा सोर्स आता है एनर्जी का, वो है प्रोटीन्स। बट प्रोटीन्स का प्राइमरी सोर्स साथ में होता है, वर्क होता है मसल स्ट्रेंथनिंग करने का, बॉडी बिल्डिंग का। तो अगर हम कार्ब्स इनफ नहीं खाएंगे तो बॉडी हमारे प्रोटीन्स को यूज करेगा फॉर एनर्जी। एज अ रिजल्ट एक तो एनर्जी एफिशिएंसी उतना नहीं मिलेगा और साथ में जो मसल बिल्डिंग हमको एक्सपेक्टेड है वो भी नहीं होगा। कार्ब्स मिलता है चपाती में से, राइस में से, उपमा में से, दलिया में से या फ्रूट्स में से। प्रोटीन्स हमें मिलता है वेज नॉन वेज सोर्सेज में से, जो है मीट, एग, फिश या दाल एंड नट्स। तो जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, कार्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में दाल, चपाती, आलू आता है, जिसमें से हमें जो फैट कार्ब्स मिलने वाला है वो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है कन्वर्जन होने में। बट जो सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे आप अभी स्लाइड पे देख रहे हैं, शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हाई फैट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को एक शुगर रश देते हैं। जब भी आप इनमें से कुछ खाओगे तो एक तुरंत स्पाइक आएगा शुगर का आपके ब्लड के अंदर। बट जितनी जल्दी वो स्पाइक आता है, जैसे आप देखोगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉर्नर में, स्पाइक के बाद एक तुरंत ड्रॉप आ जाता है, मतलब तुरंत आपका शुगर ऊपर जाता है और वैसे ही तुरंत वो नीचे आ जाता है। तो ये जो शुगर रश और शुगर क्रश होता है, इसकी वजह से हमें लिथार्जी बाद में ज्यादा होती है, इसकी वजह से वीकनेस ज्यादा आती है। एंड एज अ रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक इंटेंस पुश मिलेगा जैवलिन थ्रो करते समय या बॉल थ्रो करते समय, वो नहीं मिल पाता है। एंड एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर।
प्रोटीन्स के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है कि एक तो कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कितना प्रोटीन्स खाना है, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे प्रोटीन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड डाला है। ये एक पूरे दिन का मेनू है, ये नॉन वेजिटेरियन मेनू है। यहाँ पे हमने 3 मील्स और 2 स्मॉल मील्स के बारे में बात की है, और हर एक मील में हमने कोशिश की है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स देने की और 10 ग्राम्स प्रोटीन्स इन स्नैक्स। तो आप इसमें से थोड़ी सी क्यूज ले सकते हो और आप इसको आपके डाइट में यूज कर सकते हो। तो ये नॉन वेज है और ये वेजिटेरियन मेनू है। तो हम वेजिटेरियन है इसलिए हमें प्रोटीन्स नहीं मिलेगा इनफ, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको वेल प्लान करके चलोगे तो हम वेजिटेरियन डाइट में से भी प्रोटीन्स प्रॉपर्ली ले सकते हैं। जस्ट टू ऐड, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, 100% नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट स्टिल आई एम एबल टू मीट माई डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन्स अगर मैं उसको ढंग से प्लान करती हूँ तो। नेक्स्ट आता है फैट्स। फैट्स के लिए भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा तेल लेना है, कितना लेना है, घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए क्या, तेल कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, बट उससे पहले हम पता करते हैं कि फैट्स क्या होता है। तो फैट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। इसके अलावा फैट्स का एक जरूरी काम ये भी होता है कि वो जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको साथ में कैरी करता है। बट अगर इससे एक्सेस हो जाएगा तो इससे वेट गेन भी हो सकता है और इससे हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जो हम फैट कंटेंट की बात करते हैं कि हमें कितना फैट लेना है, वो डिपेंड करता है 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के ऊपर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और तीसरा है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड मतलब जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है, जैसे बटर या घी हो गया। दूसरा है अनसैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और तीसरा है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स को हम बैड फैट बोलेंगे क्योंकि ट्रांस फैट ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो अगर आप ट्रांस फैट ज्यादा खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और इन फ्यूचर ज्यादा एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करके कार्डियक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमें लिमिट में खाने चाहिए। एक प्रोपोर्शन होता है एसएफए म्यूफा और प्यूफा का कि हमें वो कितना लेना चाहिए। तो सैचुरेटेड में जो घी आता है, घी लेना हमारे लिए अच्छा है पर एक्सेस में नहीं चाहिए। जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, या जिनको गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम है, उनको हम घी प्रेफर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि घी में जो मैकेनिज्म जिससे हम घी बनाते हैं उसकी वजह से वो एक इमल्सिफाइड फैट बन जाता है, और इमल्सिफाइड फैट होने की वजह से वो डाइजेस्ट आसानी से होता है। तो क्यों डाइजेस्ट होता है आसानी से? क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल होता है। जब आपको कोई गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी को उतना बाइल नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बाइल ना मिलने की वजह से फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाती ह्यूमन बॉडी। बट क्योंकि घी ऑलरेडी इमल्सिफाइड होता है इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं हमारी डेली कुकिंग में। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है फैट्स में, वो आती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में। आप में से शायद से काफी लोग ऑलरेडी फिश ऑयल कैप्सूल्स ले रहे होंगे, या फिर आपने फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में सुना भी होगा। पर ये फिश ऑयल कैप्सूल होता क्या है? ये ओमेगा 3 कैप्सूल सुना है, पर वो ओमेगा 3 है क्या वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में। तो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 जैसे आप देखो कि जिसको हम एस्किमोस लेते हैं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिश वो ज्यादा खाते हैं। तो ओमेगा 3 क्या करता है, जो हमारा ब्लड वेसल है, मतलब जो हमारी आर्टरीज होते हैं उनको ओपन करके रखता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब जब मुझे हाथ पे कोई जख्म हो गया है तो आप देखोगे तो उसके आसपास की जगह लाल हो जाती है, या फिर जब आप बुखार हो जाता है आपको या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन तैयार हो जाती है, जो बॉडी के लिए एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 एंटी कोएगुलेंट है, मतलब ये कि जब भी हमें चोट लगती है तो चोट निकलने के बाद खून निकलता है। तो खून जो है आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है और वहां पे एक लाल सी पपड़ी तैयार हो जाती है। तो वो जो लाल पपड़ी तैयार होती है वो ब्लड क्लॉट हुआ है। तो ओमेगा 3 वो ब्लड क्लॉटिंग कम करता है, एज इन आपके अंदर हार्ट आपके बॉडी में जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो उसको एक प्रॉपर स्टेट में रखता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि खून पतला करने की गोली लेनी पड़ेगी, तो वो खून पतला करना बेसिकली यहाँ पे कोएगुलेशन का काम होता है। कई बार क्योंकि
ब्लड थिक हो जाता है और उसकी वजह से वो फ्लो में ही क्लॉट होता है। तो ओमेगा 3 वो क्लॉटिंग में हमें मदद करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 एक पेन का जो हमारा थ्रेशोल्ड है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, और हमारा जो पेन है, अगर हमको कोई चोट लगी है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ जो हमारा विंड पाइप है, ये जो एयरवे पाइप होता है, एयरवे पैसेज होता है, उसको भी वो डायलेट करता है या थोड़ा सा ओपन करता है। इसके साथ साथ कुछ और फंक्शन है ओमेगा 3 के, जिससे वो न्यूरोकेमिकल्स के ट्रांसमिशन में इम्प्रूव करता है, मतलब हमारा ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम इम्प्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से अगर किसी पैरा एथलीट को डायबिटीज है तो हम वहाँ पे ओमेगा 3 का प्रॉपर अगर बैलेंस इंटेक रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं पे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो ओमेगा 3 हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करता है। तो ये तो हुआ ओमेगा 3 के बारे में। अब दूसरा आता है ओमेगा 6। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का एकदम ऑपोजिट है। अगर ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी है तो ओमेगा 6 प्रो इंफ्लेमेटरी है। अगर ओमेगा 3 एंटी कोएगुलेंट है तो वहीं पे ओमेगा 6 क्लॉटिंग कर रहा है। बट हमारी बॉडी में दोनों का ही बैलेंस में होना जरूरी है। और इसका बैलेंस कितना है? तो रिकमेंडेशन है कि हमारे डाइट के इनटेक में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए। ओमेगा 6 अगर 4 पार्ट्स है तो ओमेगा 3 1 पार्ट होना चाहिए। बट करेंट डाइट सिनेरियो में आज के जैसे हमारा कभी भी हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, रेडी टू ईट फूड्स खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो ओमेगा 6 है जो 4 तक होना चाहिए था वो 50 तक पहुंच गया है। मतलब हम ऑलरेडी एक इन्फ्लेमेशन स्टेज में जी रहे हैं, और जब हम इन्फ्लेमेशन स्टेज में जी रहे हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशंस होने का जो रिस्क है वो ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो हमारा ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में उसको हमें कम करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप ओमेगा 3 में एक वेजिटेरियन सोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स। उसको मराठी में आरशी के बीज बोलते हैं या हिंदी में आलसी के बीज भी कहते हैं। ये इजीली अवेलेबल होते हैं। आप इनको भून के या फिर आप उनको भिगो के भी खा सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश खाएंगे तो भी अच्छा है। फिश में जो सैल्मन फिश होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, बट फिश को डीप फ्राई करके खाने से फायदा नहीं होता है। या फिर आप फिश ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हो। ओमेगा 6 नॉर्मली जितने भी मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल है उनमें अबंडेंटली ओमेगा 6 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन। तो विटामिन हमें जो एनर्जी मिल रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट से, उसको मिलाने में हमें विटामिन मदद करते हैं। विटामिन में दो तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन B12 हमने बहुत कॉमनली सुने हुए नाम है, बट आई होप आप सब लोग अपना विटामिन B12 चेक करते होंगे, बिकॉज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मसल वीकनेस आ जाती है। तो स्पेशली जब हम पैराथलेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम एक लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल परफॉर्मेंस बेटर करे उसके लिए हमें विटामिन B12 रेगुलरली लेना चाहिए। आप उसका ब्लड टेस्ट आराम से लैब में करवा सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी अगेन हमें हेल्प करता है कोलाजन बिल्डिंग में। इसके साथ साथ विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। अगर आप रोज सुबह एक आंवला, कच्चा आंवला या नींबू भी निचोड़ के पानी में लेते हो तो हमें पूरे दिन का विटामिन सी मिल जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट ट्रस्ट मी हम में से आधे जन ये काम नहीं करते हैं। तो आई होप कल से आप सब लोग ये काम शुरू करोगे। रोज सुबह उठ के सबसे पहले चीज जो करनी है वो हल्के से गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के लेना है, शहद नहीं डालना है। या फिर अब तो आंवले का सीजन नहीं है, पर अगर आपको आंवला का जूस भी मिल जाता है शुगर फ्री वाला तो वो भी आप पानी में डाल के ले सकते हैं। दूसरा आता है फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें विटामिन A, D, E और K है। विटामिन डी तो हमको पता ही है, बोन स्ट्रेंथ के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। अच्छी आई साइट के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन के हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है यहाँ पे मैंने वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो मिनरल है वो है आयरन।
आई होप हम सब लोग अपना रेगुलरली एचबी चेक करते होंगे, राइट? एचबी हमें हर 3 महीने में हमारा चेक करते रहना चाहिए। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड में होता है, जो ब्लड के साथ साथ फ्लो होता रहता है, और एचबी हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर आपकी बॉडी में एचबी कम रहेगा तो मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा तो हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, एंड एज अ रिजल्ट हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी में आयरन रिजर्व होना बहुत जरूरी है। तो हमें आयरन डाइट में से कैसे मिलता है? तो दो टाइप्स सोर्सेज हैं आयरन के, एक है हीम आयरन और दूसरा है नॉन हीम आयरन। जैसे कि आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, ये जो Fe2 है जिसको हम फेरस फॉर्म बोलते हैं, ये बॉडी का रेडी अब्जॉर्प्शन फॉर्म है आयरन का। तो जब भी आप कुछ खा रहे हो जिसमें हीम फॉर्म में आयरन है, वो तुरंत आपकी बॉडी में से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा और यूटिलाइज हो जाता है, लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। पर दूसरा जो प्लांट सोर्स फॉर्म आता है आयरन का, वो है फेरिक फॉर्म, जिसको हम Fe3 कहते हैं। वो पहले बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है फेरस फॉर्म में, और फिर उसके बाद वो ऑब्जॉर्ब होता है। पर ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये कन्वर्जन में काफी सारा जो आयरन है वो वेस्ट हो जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी Fet जो फॉर्म है, जो फेरस फॉर्म है, वो 35% अब्जॉर्ब कर सकती है डाइट में से, बट जब हम नॉन हीम आयरन लेते हैं तो सिर्फ 8% आयरन ही अब्जॉर्ब होता है। तो अगर मैंने 100 आयरन खाया, बाकी का जो सारा है 82% है और 92% है वो वेस्ट जाता है। तो हमें हीम आयरन कहाँ से मिलता है? सैडली हीम आयरन हमें सिर्फ एनिमल सोर्सेज में से मिलता है। तो जो वेजिटेरियंस है थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास वेजिटेरियन सोर्स कोई भी नहीं है हीम आयरन के लिए। और हमें नॉन हीम आयरन कहाँ से मिलता है? तो हमें टोफू में से मिल रहा है, दालों में से मिलता है, अंडे में से भी हमें नॉन हीम आयरन ही मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एचपी लेवल कितना है, उसके हिसाब से या तो उसको डाइट में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसके लिए हमें मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा दो चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन में आयरन की, और एक है जो हमें ब्लॉक करती है आयरन अब्जॉर्प्शन। तो अगर आपकी डाइट में आयरन के साथ साथ आप विटामिन सी लेते हो, जैसे कि जब हम सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं, तो सरसों का जो साग है, पालक है, सरसों है, उसमें आयरन ज्यादा होता है। जब हम उसके साथ छाछ लेते हैं तो छाछ में विटामिन सी होता है, एसिडिक मीडियम होता है। तो छाछ सरसों के साग के साथ खाने की वजह से पालक का और सरसों का जो आयरन है वो कुछ परसेंट इम्प्रूव हो जाएगा अब्जॉर्प्शन में। वैसे ही महाराष्ट्र में शेपू की एक सब्जी खाई जाती है जिसको डिल कहते हैं, उसमें भी आयरन ज्यादा होता है। ट्रेडिशनली उसमें नींबू निचोड़ के खाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें का जो आयरन है वो इजीली अवेलेबल होता है। बट वहीं पे अगर हम चाय ज्यादा पियेंगे तो जो आयरन अब्जॉर्ब होने वाला था वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए हमें चाय नहीं पीनी है। एक आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम एक चाय का प्याला पीते हैं, तो कल से आपने वो नहीं करना है। कल सबसे आपने नींबू या आंवला खाना शुरू करना है। नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम के ऊपर। पैरा एथलीट्स में कैल्शियम चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या एम्पुटेशन हो या डॉर्फिज्म हो, बोन ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। और काफी बार देखा गया है कि इंजरी के बाद, ट्रॉमा के बाद कैल्शियम जो है बोन्स का वो भी कम हो जाता है। तो हम कैल्शियम ब्लड से चेक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको हम BMD कहते हैं या बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। क्या होता है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो बोन्स में से कैल्शियम इरोड होके ऑटोमेटिकली वो हमारे ब्लड में आ जाता है। बट हो क्या रहा है, जो बोन्स है उसमें का जो कैल्शियम है वो कम होता जा रहा है, राइट? तो इसलिए हम BMD करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट कॉर्नर में ये इमेज है जहाँ पे एक फीमेल है वो लेटी हुई है बेड के ऊपर और उसका वो स्कैन किया जा रहा है। तो ये स्कैन का रिपोर्ट है बीच में, जहाँ पे आप देखोगे L1, L2, L3, L4 लिखा हुआ है। ये इमेजिंग किया है, और इमेज में जहाँ पे डार्क व्हाइट पैचेस है मतलब वहाँ पे कैल्शियम है, और जहाँ पे आपको ग्रे पैचेस दिख रहा है मतलब वहाँ पे कैल्शियम जो है वो कम है, वो इरोड हो गया है। तो ये असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है, यहाँ पे T स्कोर दिया हुआ है।
टी स्कोर जितना नेगेटिव में होगा, 0 से नीचे होगा, मतलब उतना ज्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है। तो हमें कैल्शियम का स्कोर जो है वो 0 या 0 से ऊपर प्लस में ही रखना है। तो बीएमडी स्कैन जो है वो कहीं पे भी करवा सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर एम्पुटेशन है तो बीएमडी मशीन में ब्लॉक्स मिलते हैं, तो वो ब्लॉक्स रखे जाते हैं मिसिंग लिम्फ के जगह पे, और पूरा बॉडी कंप्लीट करके फिर उसके बाद वो स्कैन किया जाता है। ये कुछ कैल्शियम के सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। वेजिटेरियन में हम ड्रम स्टिक्स ले सकते हैं, जिसके पत्ते होते हैं मोरिंगा लीव्स, वो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप कर्ड ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, या फिर तिल के लड्डू हम ले सकते हैं, राजगीरा ले सकते हैं, राजगीरे का लड्डू मिलता है जिसको चिलाई भी बोलते हैं, या फिर नागली आता है, नागली माल्ट मिलता है या रागी माल्ट मिलता है, उसका डोसा बना सकते हैं, या उसका डायरेक्टली माल्ट बना के भी हम दूध में मिक्स करके उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पैरा एथलीट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट कई स्टडीज किए गए हैं, रिसर्चेस किए गए हैं, और उसमें ये पाया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद विद इन 3 डेज अगर मैग्नीशियम का सप्लाई प्रॉपर किया जाता है, मैग्नीशियम डोसिंग प्रॉपर किया जाता है पेशेंट को, तो जो रिकवरी होती है वो मच बेटर होती है अगेंस्ट जहाँ पे मैग्नीशियम सप्लाई नहीं था या मैग्नीशियम कंप्लीट नहीं, करेक्शन नहीं किया गया था। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इमेज में, हमारे हर एक मसल फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, फुट पेन हो सकता है, फीमेल्स में पीएमएस के सिम्टम्स जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो मैग्नीशियम भी हमें चेक करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके डाइट में प्रॉपर बैलेंस्ड फूड आप खा रहे हो, सब्जी वगैरह खा रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी। तो वाटर, जैसे आपने देखा होगा, मैं भी पानी पीती जा रही हूँ, आई होप आप सुनते सुनते आप लोग भी पानी पी रहे होंगे। हम खाने के बगैर रह सकते हैं पर पानी के बगैर नहीं, पानी पीते रहना है। अगर वाटर डेफिशिएंसी, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, अगर होती है तो वो हमारे परफॉर्मेंस को बहुत ग्रेवली इफेक्ट करता है, जैसे कि हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। तो 1% डिहाइड्रेशन पे ही जो हमारा एरोबिक परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो जाता है। 2% पे आके 3% पे आके हमारी जो मसल इंड्योरेंस है वो इफेक्ट हो जाती है। बट जैसे आप ध्यान देंगे, हमें थर्स्ट का सेंसेशन आता है 3% पे, मतलब जब तक हमको फील होता है कि हमें प्यास लगी है और हमें पानी पीना है, तब तक ऑलरेडी हमारी मसल्स एक इम्पेयरमेंट में चली गई होती है, राइट। तो इसीलिए हमें प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, हमें हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ साथ में एक हाइड्रेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार करके रखना है, जो हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे दूसरा मैं चीज बोलना चाहूंगी, जब भी आप डाइट के बारे में प्लान कर रहे हो, तो डाइट प्लान आपने इवेंट से 1 महीना 3 महीना पहले नहीं करना है, 1 साल 2 साल पहले शुरू करना है। जैसे आप ट्रेनिंग करते हो अपने इवेंट के लिए, वैसे ही आपने साथ साथ में ट्रेन करना है अपने आप को डाइट के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का मैंने यहाँ पे टेबल दिया है। बट ये बात नहीं करता है हम लोगों के बारे में, जब हम पैरा एथलीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, एम्पुटेशन है, या कोई इम्पेयरमेंट है फिजिकल, तो ये सब जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं वो हम आगे देखेंगे। जब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात कर रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या हो जाता है, हमारा मसल मास कम हो जाता है, और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कौन से एरिया में लीजन हुआ था, थोरैसिक में हुआ था, लंबर में हुआ था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा मसल मास कैसे अफेक्ट हो रहा है। बट पॉजिटिव साइड ये भी है, अगर हम विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजरी रिहैबिलिटेशन करते हैं अच्छे से, तो हमारा अपर बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो 15% बढ़ जाता है। तो वी आर लुकिंग एट अ येलो पिक्चर हियर, एट अ मोर पॉजिटिव पिक्चर हियर। तो हमें रिहैबिलिटेशन जो है वो तुरंत शुरू करना है, फिजिकल एक्टिविटी तुरंत शुरू करनी है, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ ईयर और 2 years लॉन्ग टू बिकम अकस्टम्ड टू द सिचुएशन। इसके अलावा हमारे बॉडी कंपोजिशन में काफी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला, अपर बॉडी में अगर हम प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं तो मसल मास इंक्रीज हो जाएगा, बट बिलो लीजन जो बॉडी होती है उसमें फैट डिप्लीट हो जाता है,
सॉरी प्रोटीन डिप्लीट हो जाता है और फैट कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में बिकॉज हमारा मैक्सिमम टाइम सिटिंग में जाता है तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, बिकॉज स्टमक हमेशा एक कंप्रेशन मोड में रहता है, जिसकी वजह से फुलनेस का फीलिंग हमेशा हमें रहता है। ऑल्सो डिमिनराइजेशन होता है स्पेशली ऑफ द बोन्स एंड द जॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउ डू वी कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडिचर। सिंस हमारा मसल मास जो है वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, इसके साथ साथ में क्या होता है, हमारी जो स्मॉलर मसल्स हैं, जो अपर लिम्ब की मसल्स हैं, वो मूवमेंट ज्यादा करती हैं, बट अपर लिम्स की मूवमेंट जो होती है वो फिर भी कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू दी लार्जर मसल्स। दूसरा, हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम हो जाता है और हमारा एरोबिक कैपेसिटी जो है काम करने का वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से ऑन दी होल हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया था और उसमें देखा गया था कि अगर हम एबल बॉडीड एथलीट के कंपैरिजन में करेंगे तो जो हम कैलकुलेशन प्रोटीन का करते हैं या एनर्जी का करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट फॉर एन एबल बॉडीड एथलीट, तो उसके कंपैरिजन में हम 26 से 85% की रेंज में कैलकुलेशन करते हैं फॉर अ पैरा एथलीट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट अब हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। दो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे लोअर लिम्स में फैट कंटेंट ज्यादा हो जाता है, हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, बट हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज दो हमारा लोअर लिम्ब में फंक्शनिंग कम हो रहा है, बट स्टिल प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है ना, प्रोटीन टर्नओवर तो हो रहा है, और उसके लिए हमें मसल्स के लिए, बिल्डिंग के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही। इसके अलावा एक मैकेनिज्म होता है बॉडी का, क्योंकि हमारा जो मसल्स है वो इनएक्टिव हो गया है, तो हमने सपोज एग्जांपल मैंने एक अंडा खाया, जब मैं वो अंडा खाती हूँ तो एक एबल बॉडीड पर्सन जब वो अंडा खाएगा तो वो 100% उसको यूटिलाइज कर पाएगा प्रोटीन को, बट जब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात कर रहे हैं तो वो अंडे में से शायद 50% या 70% ही यूटिलाइजेशन होता है प्रोटीन का। एज अ रिजल्ट मैंने प्रोटीन तो खाया एक अंडे का 5 ग्राम का, बट उसमें से यूटिलाइज हुआ सिर्फ 3 ग्राम्स। तो इसीलिए मेरा इनटेक बढ़ जाएगा बिकॉज अब्जॉर्प्शन वहां पे कम हो गया है इसलिए। पर काफी बार क्या होता है जब हम डाइट प्लान करते हैं तो ये चीज कंसिडर नहीं की जाती है, एज अ रिजल्ट बहुत बार प्रोटीन का जो इनटेक है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ स्टडी डन जिसमें चेक किया गया था कि जो व्हीलचेयर एथलीट्स थे जब उनको स्पोर्ट्स ड्रिंक दिया गया था विद 8% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो इनफैक्ट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया था एज कम्पेयर टू वो एथलीट्स जिन्होंने कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं लिया था। और साथ जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि फैट इंक्रीज हो जाता है मसल्स लोअर बॉडी के अंदर, फैट डिजेनरेशन, फैट ब्रेकडाउन जो होता है, लिपोलाइसिस जिसे हम बोलते हैं, वो स्लो हो जाता है, तो हमारा फैट इंटेक जो है इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कम रहता है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो हाइड्रेशन की है। ये मैंने अंडर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डाला है, बट ये अक्रॉस दी पैरा एथलीट्स हम यूज कर सकते हैं। ये 3 टेक्निक्स हैं। पहले में आप देखोगे तो वहां पे हम एक कूलिंग हैट की बात कर रहे हैं। तो कूलिंग हैट का जो क्या काम है, वो 5 घंटे तक आपको कूल कर सकता है। मतलब आप उसको 2 मिनट के लिए पानी के अंदर रखो, उसमें स्पेशल मटेरियल होता है, वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, और आप उसको अपने हैट सिर पे डाल लो और वो 5 घंटे तक आपको स्वेटिंग से प्रिवेंट करेगा। वैसे ही नेक बैंड आता है और कूलिंग वेस्ट आती है। सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि हमें इन गियर्स के साथ ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज सडनली एक दिन मैं उठ जाऊं और सोचूं कि मैं आज वेस्ट आके परफॉर्म करने वाली हूँ कंपटीशन में, तो नहीं होगा, बिकॉज हमें इनकी आदत नहीं है और इनसे हमें हिंड्रेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं एम्प्यूटीज के ऊपर। तो एम्प्यूटीज में ये कंपैरिजन में देखा गया है कि जहाँ पे एम्प्यूटेशन होती है स्पेशली इन दी लोअर लिम्स, वहाँ पे जो वर्टिकल लोड होता है वो नहीं उठा पाते हैं उतना इफेक्टिवली जितना कि वो होना चाहिए था। इसके अलावा बिकॉज ऑफ प्रोस्थेटिक्स हम यूज कर रहे हैं, कई बार जो मूवमेंट होती है ना वो थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, बिकॉज एक जैसे कभी कभी प्रोस्थेटिक लिम्ब जो हमने यूज किया है वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है,
या शायद से थोड़ा सा सोरनेस आ गया है, उसकी वजह से भी कभी कभी थोड़ा सा एक ऑकवर्ड मूवमेंट डेवलप हो जाता है वहाँ पे। इसके अलावा कई बार जहाँ पे जॉइंट है स्टम्प और प्रोस्थेटिक का, वहाँ पे इंफेक्शन हो जाता है और कभी कभी सोरनेस भी हो जाती है। जैसे मैंने पहले बोला, असिमेट्रिक मूवमेंट्स की वजह से बैक इंजरी और बैक पेन का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। और ऑल्सो एम्प्यूटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जो हम डाइट प्लान कर रहे हैं, हम इन सब चीजों को कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जब एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जब हम क्रच पे चल रहे हैं या फिर हम लोग जब जनरली भी एक एम्प्यूटी जब वॉक करता है, तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए। एज अ रिजल्ट जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर पैरा एथलीट। और साथ में कौन से रीजन से एम्पुटेशन है, टिबियल है कि फेमोरल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे छोटा डायग्राम दिया है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से रीजन का एम्पुटेशन है, उसके हिसाब से हम उतना वेट परसेंट माइनस करते हैं और बाकी का जो वेट कैलकुलेशन होता है वो करके, और फिर उसके हिसाब से हम लोग एनर्जी और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं एज विद रेफरेंस टू प्रोस्थेटिक फिटिंग्स, ये है कि फिटिंग शायद से हम साल में एक बार फिट करते हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि जैसे जैसे हमारा बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, सपोज आप डाइट के लिए मेरे पास आए हो, हमने डाइट शुरू किया, आपका थोड़ा सा वेट ज्यादा था, हेवियर साइड पे था, पर अब आपका वेट कम हो गया है, तो वेट कम होने से क्या हो जाएगा, आपका जो लिम्ब है वो भी पतला हो जाएगा, और लिम्ब पतला होने से जो प्रोस्थेटिक हम यूज कर रहे थे वो फिटिंग शायद से अब हमको नहीं मिलेगी। तो हमको उस चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि प्रोस्थेटिक फिटिंग आपकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने पानी पिया क्या, आपने ज्यादा पानी पी लिया क्या, या ज्यादा सॉल्ट इनटेक हो गया, या फिर आप ज्यादा हीट में बैठे हो, या फिर ज्यादा देर पैर लटका के बैठे हो, उसकी वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, एंड दैट अगेन कैन इफेक्ट द फिटिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक लिम्ब। तो एम्प्यूटीज में हाइड्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन जो होती है बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड पाई गई है। एंड एम्प्यूटेशन में ज्यादा देखा गया है कि जो पैरा एथलीट्स है वो ज्यादा अपने पानी पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। So we really need to form guidelines for them, and we need to have a protocol of hydration set for such athletes. इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम हमारा स्वेट रेट चेक कर सकते हैं और एक यूरिन कलर चार्ट मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्वेट रेट हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपने आपका बिफोर द इवेंट वेट करना है, आफ्टर द इवेंट वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट बिफोर इवेंट 70 kgs था, आफ्टर इवेंट आपका वेट हो गया 62 kgs, तो वेट लॉस हुआ 2 kgs का। साथ में आपने 1 लीटर पानी पिया, टोटल बन गया 3 लीटर। तो ये 3 लीटर आपका स्वेट लॉस है ओवर द ड्यूरेशन। तो जितने ड्यूरेशन में आपका ये 3 लीटर का लॉस हुआ है, इतना हमको ब्रेक डाउन करके उसको कंज्यूम करना है ओवर द प्रेक्टिस। डॉर्फिज्म के ऑलमोस्ट 300 कंडीशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट कुड बी प्रोपोर्शनेट और इट कुड बी डिसप्रोपोर्शनेट, बट डॉर्फिज्म में हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या आता है, वो आता है बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, बिकॉज हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल बॉडी कंपोजिशन होता है। तो डॉर्फिज्म में डाइट जो होती है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअलाइज होती है, उसका कोई जनरल प्रोटोकॉल नहीं होता है। साथ में हमें ध्यान देना पड़ता है कि डॉर्फिज्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है। सो वी हैव टू लुक एट दी ब्लड शुगर ऑल्सो। इसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। ऑलमोस्ट 60 टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। इट हैज बीन फाउंड कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल जो होती है वो भी कम होती है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली एनर्जी इंटेक जो है वो कम रखते हैं, बट साथ में हमको ध्यान देना पड़ता है बॉडी कंपोजिशन के ऊपर भी, बिकॉज मेजरली इनमें मसल वेस्टिंग ज्यादा होती है, तो हमें प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा आप कौन से स्पोर्ट में काम कर रहे हो और आपका बॉडी सरफेस कितना है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। पोलियो इज यूजुअली इन्फ्लेमेशन। पोलियो में मसल वीकनेस होता है और फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। तो पोलियो का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो पूरे बॉडी वेट के हिसाब से करते हैं, एंड वी ट्राई टू ओवरकम द लिमिटेशंस विद अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
सेम विद दी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, बट इसके साथ साथ कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जो अर्थराइटिस में पेन एग्रीवेट कर सकते हैं, तो हम उनको एलिमिनेट करते हैं। और साथ साथ में क्योंकि अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन, हम इन्फ्लेमेशन डाइट में से कम करने का कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई पैरा एथलीट्स के बारे में बात, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी वी गो इनटू। बट पूरा जो ये पैरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है ना, इसको हम सिर्फ 3 वर्ड्स में लिमिट कर सकते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर इवेंट आप क्या खा रहे हो, ड्यूरिंग द इवेंट आप क्या खा रहे हो, और आफ्टर द इवेंट आप क्या खा रहे हो। अगर ये तीनों चीजें भी हम मैनेज कर लेते हैं तो हम परफॉर्मेंस में सबको आउटकास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है जहाँ पे हमने कार्ब और प्रोटीन्स के बारे में बात की है। 3 to 4 आवर्स बिफोर एक्सरसाइज आपने कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन्स खाना है। बिफोर 1 और 2 आवर्स आपने कितना खाना है। तो बिफोर एक्सरसाइज 3 to 4 आवर्स कार्ब्स का प्रोपोर्शन 4:1 होना चाहिए। 1 to 2 आवर्स में कार्ब प्रोटीन का रेशियो 4:1 होना चाहिए। एंड हाँ, ड्यूरिंग द इवेंट हमने जहाँ तक हो सके जो भी हम लेने वाले हैं वो प्रेफरेबली लिक्विड फॉर्म में लेना है, उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है। आफ्टर एक्सरसाइज विदिन 30 मिनट्स वापस कार्ब टू प्रोटीन रेशियो 3:1 होना चाहिए। एंड 30 मिनट्स से देर आफ्टर एक्सरसाइज में आप प्रॉपर बैलेंस्ड मील ले सकते हो। तो ये एक पिक्चराइजेशन है कि हम कौन सा खाना खाते हैं और उसके हिसाब से उसका डाइजेशन कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हम हाई प्रोटीन खाएंगे उतना ज्यादा उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। ये मैंने एक प्लेट दिया है इजी ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो आधा प्लेट है वो सब्जियों से है, 1/4 से थोड़ा सा कम में चपाती आता है, और 1/4 थोड़ा ज्यादा में प्रोटीन आता है। जब हम मॉडरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन और कार्ब्स का जो इंटेक है वो बढ़ जाता है, और जब हम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कार्ब्स का इंटेक और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक के बारे में। तो जो हम स्पोर्ट्स ड्रिंक ले रहे हैं हमें ध्यान देना है कि हम आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक लिए, जिसमें कार्ब कंटेंट 4 to 8% होना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड के सिमिलर में रहता है। ये जो आप देखेंगे ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है ऑफ दी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स अक्रॉस अवेलेबल अक्रॉस दी मार्केट। तो इसमें से आप आपके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान देना है कि वो डोप फ्री होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बीइंग अ पैरा एथलीट। तो बिकॉज हम पैरा एथलीट है तो हमारा, जैसे मैंने पहले बताया कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी हमारा कम होता है। इसकी वजह से काफी बार क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक जो है वो कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हमारा बोन हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, हमारा आयरन स्टेटस जो है वो भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, हमारा मसल मास कम होता है। मसल मास कम होने की वजह से बॉडी का जो ग्लाइकोजन रिजर्व है वो भी कम हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें 120 ग्राम ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, बट बिकॉज मसल मास ही कम है तो ग्लाइकोजन ही स्टोर नहीं होगा। तो वी रियली नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स विद द अवेलेबल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है मेडिकेशन की वजह से। बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हमें काफी बार मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा सप्रेस हो सकता है, एपिटाइट ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खाना खाया जाता है और वेट गेन भी हो जाता है। काफी बार कुछ मेडिसिन की वजह से हमारा विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो भी इम्पेयर हो जाता है। तो इसीलिए हमको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है जब हम डाइट प्लान करते हैं। एंड थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगी, क्योंकि हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक TUE फॉर्म डाला है। आई थिंक एवरीबडी वुड बी अवेयर अबाउट द TUE फॉर्म। तो ये TUE फॉर्म हमारे जरूरी है भरना। ये हमें एक लिस्ट देता है कि हमारे कौन से मेडिसिन अलाउड हम ले रहे हैं and which are actually prohibited by WADA, but we have to give a declaration that these are the medicines which we are taking, and depending upon their approval हमको यहाँ पे permission मिलता है for continuing the medicines। तो ये जो आपका फॉर्म है ये एक फिजिशियन भरता है। फिजिशियन को एक TUE चेकलिस्ट दिया जाता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे वो फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो सेकंड पेज ऑफ जो फॉर्म है यहाँ पे एक मेडिसिन का लिस्ट दिया हुआ है जो हमको लिखना है विद द डोसेज एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ में जो फिजिशियन है वो उसको साइन करता है, और ये फॉर्म के साथ साथ में हमको
हमारे जो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं वो भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो वापस आते हैं द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग एज अ पैरा एथलीट। कई बार पेन की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो स्लीपलेस नाइट्स रहते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, और उससे क्या होता है, तो हमारा जो रिकवरी है वो इम्पेयर हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो हार्मोन रेगुलेशन है वो भी बहुत बार इम्पेयर हो जाता है। हमारा डाइट कंट्रोल होता है दो मेन हार्मोन से, जिसको हम बोलते हैं ग्रेलिन और लेप्टिन। जब हमें भूख लगती है तो ग्रेलिन जब हमारा पेट खाली होता है तो ग्रेलिन हार्मोन है वो हमारे ब्रेन को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, और हम खाना शुरू करते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है, तो लेप्टिन सिक्रेट होता है और वो ब्रेन को बोलता है कि अब मेरा पेट भर गया है, अब हमें खाना खाना बंद करना है, और हम खाना खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन्स है, अगर हमारा रिकवरी अच्छे से नहीं है, अगर हमारा स्लीप अच्छे से नहीं पूरा हुआ है और एंजाइटी है, तो इनका बैलेंस नहीं हो पाता है, एंड एज अ रिजल्ट प्रोबेबली हम कभी कभी ओवर ईट या अंडर ईट कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस बॉडी में एक एनर्जी डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरा आता है हमारा सपोर्ट स्टाफ। हमारे साथ हमेशा एक असिस्टेंट जाता है, तो जितनी नॉलेज हमें स्पोर्ट्स के बारे में है उतनी ही नॉलेज उसको भी होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम वहाँ पे जा रहे हैं तो नई जगह पे जाने के बाद कहाँ पे फूड फैसिलिटी है, कहाँ पे क्या मिलने वाला है, वो उसको पता होना चाहिए। जैसे कि काफी बार देखा गया है कि अटेंडेंट तो गया है पर उसको ही नहीं पता है कि वहाँ पे खाना कहाँ मिल रहा है। जब तक आप वहाँ पे जाके खाना खाते हो तब तक खाना खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको खाना नहीं मिल पाता है, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, रिकवरी नहीं होती है, एंड इट कैन अफेक्ट दी परफॉर्मेंस। तो एजुकेटिंग दी अटेंडेंट अलोंग विद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्विकली ब्रशअप करूंगी इसके ऊपर। एंड्योरेंस स्पोर्ट के इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमें रियलिस्टिक बॉडी वेट गोल सेट करना जरूरी है हमारे लिए यहाँ पे। इसके साथ साथ में हमें ध्यान देना है कि हमारा जो बॉडी फैट है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार बॉडी फैट कम करने के चक्कर में हम लोग खाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है। इसके साथ साथ हम जो भी डाइट प्लान करने वाले हैं उसको हमें हमारे मैक्रो और माइक्रो साइकिल्स के हिसाब से प्लान करना जरूरी है। जब हम टीम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो टीम एक ग्रुप स्पोर्ट है, इंडिविजुअलाइज स्पोर्ट नहीं है। तो टीम स्पोर्ट में एक पर्सन का डाइट करके नहीं चलेगा, पूरी टीम का डाइट प्लान होना चाहिए। साथ में हम रिकवरी के बारे में भी सोचते हैं, रिकवरी पैटर्न डिसाइड होना चाहिए। आफ्टर टूर्नामेंट होगा या आफ्टर एवरी वीक रिकवरी सेशंस होंगे, वो डिसाइड करना पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है अल्कोहल प्रैक्टिस। बहुत बार देखा गया है मैच विन करने के बाद टीम सेलिब्रेट करती है विद अल्कोहल, जो इंडिविजुअलाइज गेम्स में ज्यादा नहीं देखा गया है। तो हमें अल्कोहल प्रैक्टिस को भी यहाँ पे सोचना, प्लान आउट करना जरूरी है। जब हम वेट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स अप्लाई किए जाते हैं बाय द एथलीट्स की जो जो हमारा वेट ग्रुप है उसमें हम फिट हो जाएं। पर उसके बाद जो हमारा वेट टेस्ट हो गया है उसके बाद उसका हमारे पास रिफ्यूलिंग का और रिहाइड्रेशन का इमीडिएट प्लान होना चाहिए। इसके अलावा हमें रियलिस्टिक गोल्स पे प्लान करना है। वेट अटेन करने के लिए हम लोगों को एकदम ड्रास्टिक मेजर्स में, ड्रास्टिक क्रैश डाइट पे नहीं जाना है। पावर और स्ट्रेंथ के स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस हमारा प्रोटीन्स के ऊपर होता है, बिकॉज हम इंटेंस वर्कआउट पे या इंटेंस एनर्जी आउटपुट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें आफ्टर द वर्कआउट ऑल्सो प्रोटीन इंटेक हमारा कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो नॉर्मली हम 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आफ्टर रेजिस्टेंस वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। स्किल स्पोर्ट्स में एज सच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोटीन्स कार्ब्स की, बट डाइट प्लान होना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा हमारा गट सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। अगर गट सिस्टम हमारा हेल्दी नहीं रहेगा तो हमारा जो स्किल परफॉर्मेंस है, जो कॉग्निटिव कंसंट्रेशन है, वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। इसके बाद एक लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज पे मैं आऊंगी वो है द एथलीट ट्रायड। इसके बारे में बहुत बात की जाती है। एथलीट ट्रायड फीमेल एथलीट ट्रायड के नाम से भी है, बट इसको हम मेल फीमेल दोनों में फोकस करेंगे। ये ट्रायड कब आता है, जब आपका एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाता है। तो डेफिशिएंसी कब होगा, जब आप जितना खाना खा रहे हो उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी का खुद के फंक्शनिंग के लिए, और उसके बाद की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वर्कआउट के लिए। तो अगर हमारा एनर्जी सफिशिएंट ही नहीं है बेसिक फंक्शनिंग के लिए और हमने हमारी बॉडी को लोड कर दिया एक्स्ट्रा वर्कआउट से,
तो बेसिक फंक्शनिंग की बॉडी का नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी एक एनर्जी डेफिशिएंसी में चली जाती है। और एनर्जी डेफिशिएंसी में जाने के बाद एक फीमेल या मेल एथलीट ये ट्रायड के अंदर फंस जाता है। और जब हम ट्रायड के अंदर फंस जाते हैं ना, तो 1 से 2 साल लग जाते हैं इसमें से रिकवरी करने में। तो इसीलिए हमें इस ट्रायड के अंदर नहीं जाना है, हमें हमारा एनर्जी डेफिशिएंसी जो है वो अवॉइड करना है, कैलोरी कंजम्पशन हमें हमारा बैलेंस रखना है। अगर डेफिशिएंसी होता है तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, मेल्स में स्पर्म काउंट इफेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा जो बोन हेल्थ है वो इम्पेयर हो जाता है एंड स्ट्रेस फैक्टर्स का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। एक लास्ट पॉइंट, मार्केट में काफी सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। वे प्रोटीन है, केसिन है, BCAA है, ग्लूटामिन है, आर्जिनिन है, क्रिएटिनिन है। प्रोबेबली आप में से काफी लोग लेते भी होंगे, बट इनका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। वे प्रोटीन क्या करता है? तो वे प्रोटीन फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन है, जो पनीर का जो पानी रहता है उससे बना होता है। इट इज वेरी गुड। ये हमको एक जैसे हम बोलते हैं ना कि एक इमीडिएट ग्लूकॉन डी पीने के बाद का जो शुगर आता है, वैसे ही वे प्रोटीन होता है। कंज्यूम करने के बाद जो इंस्टेंट आपको स्पॉट मिलने वाला है एनर्जी का, वो वे प्रोटीन से मिलता है। बट दूसरा ही इक्वली इंपॉर्टेंट आता है केसीन, जो पनीर से बनता है। तो केसीन वे प्रोटीन से ज्यादा अच्छा है, बट अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। तो इसीलिए हम लोग वे प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट ले सकते हैं, और केसीन हम लोग रात को सोते समय ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी आते हैं BCAA, ग्लूटामाइन, आर्जिनिन और क्रिएटिनिन। ये अमाइनो एसिड्स हैं। BCAA आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हो। ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी मसल्स का वेयर एंड टेयर है उसमें हमको मदद करते हैं। ग्लूटामिन और आर्जिनिन का भी यही फंक्शन होता है। क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत सोच समझ के लेनी है, रैंडमली सबको नहीं लेनी है। आपके वर्कआउट के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से क्रिएटिनिन का हम लोग डिसाइड करते हैं। बट अगेन वापस एक चीज बोलना चाहूंगी, कोई भी सप्लीमेंट रैंडमली नहीं खरीदना है। जो भी आप सप्लीमेंट खरीदने वाले हो, चेक करना है कि वो डोप फ्री है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो बिफोर आई एंड अबाउट दी सप्लीमेंट्स, ये एक स्टडी किया गया था विच वाज डन इन सपोर्ट ऑफ वाडा, और उन्होंने वहाँ पे एक क्वेश्चनर दिया था पैरा एथलीट्स को, और उनसे कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से उन्होंने कंपाइलेशन किया था कि उनके पैरा एथलीट्स में सप्लीमेंटेशन का कंजम्पशन कैसा होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा लोगों का जो कंजम्पशन था वो प्रोटीन्स का ज्यादा था। उसके बाद आता था स्पोर्ट्स ड्रिंक, नेक्स्ट था मल्टीविटामिन, और उसके बाद था अदर्स। तो अदर्स में चीजें सप्लीमेंट्स ऐसे थे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह टाइप्स में थे, जिनको वो लोग यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर पाए थे। दूसरा उनसे पूछा गया था कि आपने वो सप्लीमेंट लिया कहाँ से, और या फिर आपको किसने बताया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो था वो पैटर्न कहाँ से था कि सुपरमार्केट से। तो हम लोग मार्केट पे गए और वहां पे हमें डब्बा दिखाई दिया प्रोटीन का और हम वो लेके आ गए, या फिर हम किसी स्पोर्ट्स की शॉप पे गए, वहां पे हमें सप्लीमेंट दिखाई दिया, हमने वहां से ले लिया, या हमने इंटरनेट से मंगवा लिया। बट सिर्फ 35% लोगों ने ही किसी डाइटिशियन से या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से वो प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदा था। तो हमें ये चीज को 35% नहीं, हमें 100% रखना है। हमें विदाउट एडवाइस प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कोई भी सप्लीमेंट या विटामिन या सादी पैरासीटामोल की गोली भी नहीं लेनी है। तो इसके बाद लास्ट एक चीज जो आती है कि आई एम श्योर आप लोग डाइटिशियन के पास जाते होगे, पर अगर नहीं जाते हो तो आपने कल से जाना शुरू करना है। पर जब आप जाते हो तो कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है डाइट प्लान शुरू करने से पहले। पहली है कि आप किस टाइप के एथलीट हो, आप कौन से इवेंट में और कौन सी कैटेगरी में खेलते हो, आपका बॉडी कंपोजिशन क्या है, आपकी बॉडी में स्टेमिना है कि नहीं है, इंजरी हम रिड्यूस करना चाहते हैं कि नहीं, इम्प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, रिकवरी हमें फटाफट करनी है कि नहीं, एंड लास्टली क्या अभी के प्रेजेंट कंडीशन में मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। सो आई एम श्योर इसमें से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो एंड करते समय मैं सिर्फ 2 मंत्रा से एंड करना चाहूंगी। तो पहला मंत्र है 3G का। अभी तो ऑफ कोर्स मौका है 4G और 5G का टाइम चल रहा है, बट हम थोड़ा सा 3G के बारे में सोचेंगे। तो ये 3G अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहला G है G फॉर गो। हमें हमारा डाइट ऐसा रखना है
जिससे हमें एनर्जी मिले, जिससे हम आगे बढ़ सके, आगे के बारे में सोच सके। दूसरा जी है ग्रो। हमें ग्रो करना है, एज एन हमें हेल्थ वाइज ग्रो करना है, हमें हमारी फिजिक को इम्प्रूव करना है, हमें हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाना है। तीसरा जी आता है ग्लो का। हमें सुंदर दिखना है, पर सुंदरता बाहर से ही नहीं तो अंदर से भी होनी चाहिए। अगर हम अंदर से स्वस्थ होंगे तो हम बाहर से सुंदर दिखाई देंगे। और जब हम ये 3 जी जो है ना, गो, ग्रो एंड ग्लो का, जब हम इनको अचीव कर लेंगे, जो चौथा जी है ना गोल्ड का, वो हमें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये एक हाथ है, हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। हमें पंच के बारे में पता है, सरपंच में भी पंच होता है, या जब पंचायत में पंचायत बैठती है तो वहां पे भी पंच होते हैं। पंचामृत में हम पंच की बात करते हैं। 5 डायरेक्शंस होती हैं, पंचभूत होता है, पंच तत्व होता है। तो ये जो 5 है, ये 5 उंगलियों से ही हमें ताकत मिलती है। तो जो पहला 5 है वो है ट्रेनिंग का, आपका ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा 5 आता है डिसिप्लिन, हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अभी लॉकडाउन है तो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तीसरा 5 आता है न्यूट्रिशन, अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो आप डिसिप्लिन और ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएंगे, रिकवरी अच्छे से हो पाएगा। और 5वां आता है मेंटालिटी, अगर हम मेंटली फोकस्ड हैं तो हम सब चीजें इजीली अटेन कर सकते हैं। तो जो ये 5 चीजें हैं ना, जब ये बंद होती है तो मुट्ठी बनती है, और जो हमारी ताकत है वो हमारी मुट्ठी में ही होती है। तो अगर आप ये मुट्ठी बना लोगे और अगर आप 3 जी का मंत्र फॉलो करोगे तो हमें परफॉर्मेंस में कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू। जय हिंद। Thank you so much. That was so amazing. And हिमानी, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है, इसके लिए बहुत से एथलीट्स चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। मैं ये चैट बॉक्स कॉन्वर्सेशन आपके साथ भी शेयर करूंगी, हाँ जी। और आप उसमें से रीड कर सकते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड है या जिनकी, आप उनको ईमेल भी भेज सकते हैं। हम भी अपनी ओर से ये वाली प्रेजेंटेशन वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे, खासकर पैरालंपिक इंडिया की वेबसाइट पे जरूर देखिएगा, उनके फेसबुक हैंडल पे देखिएगा, हर सेशन को अपलोड किया जा रहा है। और मैं देखती हूँ, सजीत जी ने पूछा है, मैं एक बार चैट बॉक्स को देख लेती हूँ। कैन द स्लाइड गो ग्रो ग्लो स्लाइड शोन मैम प्लीज? ये वाली स्लाइड, अच्छा, दे वांट टू सी द ग्रो एंड ग्लो, हाँ जी, वो वाली स्लाइड एक बार फिर से देखना चाहते हैं एक on सेकंड, Popular Demand, so आई जस्ट शेयर let's इट। see it. Otherwise it will be available, but now that somebody has asked specially for it, Sajid has asked, let's just play that again. That one particular slide, go glow and grow. I think that was the second last slide. yeah. Yes, वो आई थी, इससे पहले थी। अच्छा, आई थी, एक सेकंड मैम। गो ग्लो एंड गोल्ड अभी आ रही है? नहीं, अभी नहीं है, दिस इज द अभी लास्ट वन। इससे एक पहले जाइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, हाँ दिस वन। या सो डज यू वांट टू आस्क टॉक समथिंग स्पेसिफिक इसमें कि कैसे मैं है? देखती हूँ क्या चाह रहे हैं। No, I think they just wanted to see it again, so that's probably that is something which is a take home for that particular person. Or thank you Himani. Personally I was very impressed जो आपने मुट्ठी की बात कही कि it is a joint effort and it is a joint whichever is the science, we have to go with the holistic approach. करेक्ट। पर्सनली मेरे लिए जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने सुना, ऑफ कोर्स डाइट के बारे में तो सुना ही, लेकिन एजुकेटिंग द अटेंडेंट, पैरा स्पोर्ट्स में ये बात मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा खाना हमारे अटेंडेंट, केयर गिवर्स, टेकर्स, वो जो हमारे को लेकर जाते हैं, या जो हमारे लिए हम खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या
नॉन एम्बुलेंट प्लेयर्स हैं, या सिंगल आर्म एम्प्यूटीज हैं जो एक ही हाथ में अपना प्लेट पकड़ते हैं और कोई और खाना डालता है, तो उसमें एजुकेटिंग योर अटेंडेंट, जैसे आप कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं तो अपना एक फूड टाइम पार्टनर जरूर बनाए, इवन इफ यू डोंट हैव एन अटेंडेंट, सपोज यू जस्ट वन आर्म एम्प्यूटी, तो कोई एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, हेल्प लें कि आपका पोर्शन साइज कंट्रोल रहे और आपको सही गाइडेंस के साथ आपका खाना सर्व करके दिया जा सके, विच इज सो अमेजिंग। एक केशव बरुआ जी हैं जो पीपीटी मांग रहे हैं, वी आर वेरी श्योर वी आर गोइंग टू शेयर इट, the whole PPT will be there on website. So thank you so much, Himani. I personally am so impressed with the detail, proper. मैम एक सिर्फ क्वेश्चन आई कैन सी, आप बोलिए। इट्स अबाउट डोप फ्री के बारे में कुछ क्वेश्चन है। Please, you're most welcome to address this. We can get you back on the main screen. हाँ जी, तो कैसा होता है, वन इज कि HCG करके है, HSCG है, who are allowed to give you the certification for dope free। तो इंडिया में सिर्फ न्यूट्रा करके एक कंपनी है जिसको डोप सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है जी। तो आप BSCG, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको वो नाम भेज दूंगी एक बार उसका। तो वो डोप सर्टिफिकेशन की 2 ही अथॉरिटीज है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसका सैंपल उनको भेजा जाता है और उसके बाद वो अप्रूवल भेजते हैं, एंड उसके बाद ही आप वो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बिकॉज क्या होता है, मार्केट में अगर आप जाओगे तो बहुत टाइप्स ऑफ विटामिन भी अवेलेबल हैं, ड्रिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, और कई बार उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शायद से डोप में आ जाते हैं और एथलीट अननोइंगली उनको ले लेता है जी। तो इसीलिए वो सर्टिफिकेशंस देखना हमारे लिए जरूरी होता है। Yes, that's again a very important, because the moment we're talking about diet, we are definitely talking about being very careful of anything that you intake. And remember, everybody remember, at the end of the day, only the athlete is responsible as per the NADA and the WADA rules. आपकी बॉडी में जो सब्सटेंस पाया जाएगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम डाइट की बात करते हैं, हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो एज एन एथलीट माई सेल्फ and in capacity of the chair of the president of Paralympic Committee of India, I again make a request to all my athletes, coaches, people related to para sports to play fair, play dope free, be very careful about what you take. And now we have got introduced to experts. You can always seek for their help. One phase is over of our webinars. I'm getting lot of messages कि मैम इनको चालू रखिए, या मैम हम आपको मिस करेंगे। मैं इंडिविजुअली भी चेयरपर्सन्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग इंडिविजुअली भी अपने अपने ग्रुप के लिए स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वेबिनार्स चालू रखिए। पैरा बैडमिंटन की भी रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है बार बार, आई कांट रीड द नेम ऑफ द पर्सन, but individually also you can request Gaurav Khanna sir to conduct these sports specific webinars. अब तो सबको आदत हो गई है, सबको ये पता चल गया है कि हम लोग वेबिनार्स कैसे करते हैं। संदीप, तुम्हारी वीडियो के लिए भी एक रिक्वेस्ट आई है कि उसे दोबारा प्ले किया जाए, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि दिस हैज गॉट रिकॉर्डेड and they can replay it, and you can follow Sandeep Kumar on Insta, FB. This is what you should do. You should follow these sports stars, not just Indian but also international stars. उनके हैंडल से, सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Himani, would you like to give away your email ID and phone number? I think it was on the screen, but can you show that once again, please? Yeah. So my phone number is 9890 975 280, and my email ID is Sattva, SATTVA NutriCare. Yeah. Thank you so much, Sandeep. Yes, that's Himani Puri, and that's her picture, and we can see the address. Let us keep it for some time so that people can register even when they go online. But once again, do not disturb the lady with unimportant things. It's only when you are ready and you have a serious query and you are ready to take a plan from her,
only then you connect. Please don't disturb each other just because you have got a phone number. So, well, time to call it a day and time to call all good things must come to an end. Thank you so much. On behalf of the governing board, all my coaches, all the members who are supporting Paralympic sports, I thank Bihar Paralympic Committee. I thank Sandeep Kumar for assisting Paralympic Committee of India and me to host these webinars. Lockdown शायद खुलने वाला है. Please remember that it is all about self-discipline and following the health regime in the COVID-19 situation. Wear a mask, बाहर कम जाएं, healthy खाना खाएं, immunity and exercise बढ़ा के रखें और healthy रहें, and we will be informing you soon about the next sessions. Thank you everybody. Namaskar. Jai Hind. Thank you. Thank you.